वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी का नेक्स्ट यूनिट। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके दो यूनिट्स कंप्लीट कर लिए थे। पहले हमने पढ़ा इसकी अडल्ट डेवलपमेंट के बारे में, चैप्टर पूरा कंप्लीट। उसके बाद हमने देखा हेल्थ साइकोलॉजी वाला चैप्टर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका यूनिट नंबर 9, थीरीज ऑफ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। एक हमारा ये चैप्टर रह गया है और इसके बाद हमारा रह गया है यूनिट नंबर 8, स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा जो सिलेबस है साइकोलॉजी का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में ये चैप्टर हम हाफ कवर कर लें, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें इसका कंटेंट, इसमें हमने क्या क्या कवर करना है। फर्स्ट वन इज थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। ये इसकी 3 थ्योरीज इसकी बुक पे दी हुई हैं, जो इसकी हारिश कुमार की बुक है, रेफरेंस बुक। वहाँ से हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी थ्योरीज हैं। और दूसरा इसका क्वेश्चन जो है वो वही थ्योरी से रिलेटेड ही है। लास्ट पे क्या है, आइडेंटिफाई वेरियस वेज ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं, ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी बुक पे दिया हुआ है। ये पूरा चैप्टर हम आपकी बुक से करेंगे, हरीश कुमार की बुक से। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आए हुए हैं, यूएचएस के पास पेपर में। डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ये देखें, ये क्वेश्चन आपका कंटेंट में तो नहीं है कंपोनेंट्स, लेकिन पेपर में आया हुआ है। तो हम जो है वो पूरा चैप्टर रीड करेंगे ताकि पेपर जो है वो जहाँ से मर्जी आ जाए उसको हम अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद क्या आया हुआ है, व्हाट आर द 3 इंडिविजुअल ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये भी हम पढ़ेंगे कौन कौन से ट्रेट्स होते हैं पर्सनैलिटी के। और जो इसकी थ्योरीज हैं वो तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, 3 थ्योरीज हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पे कौन सी आई हुई है, अल्पर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसके अकॉर्डिंग जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं वो पूछे हुए हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप ए एंड टाइप बी, इनमें क्या डिफरेंस है, ये भी पेपर में आया हुआ है। उसके बाद थीरीज ऑफ पर्सनैलिटी, वो कोई भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने अपनी बुक के ऊपर लिख लेने हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ये हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जो बुक है हारिश कुमार की, वहाँ से चैप्टर नंबर होगा 15, पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड persona, विच लिटरली मीन्स अ ड्रेस और मास्क। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। ये बेसिकली लैटिन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है पर्सनैलिटी, जिसका मतलब है ड्रेस और मास्क। ठीक है, उसके बाद अब इसको ना डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया था, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए थे। तो इसमें से हम 2 से 3 पढ़ लेते हैं। एक आपने अच्छे से करनी है डेफिनेशन, ताकि आप इस पेपर में जब पूछें तो उसको आप प्रॉपर एज इट इज लिख सकें। ठीक है, सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा था, पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ दो सिस्टम ऑफ हैबिट्स दैट रिप्रेजेंट वन इंडिविजुअल्स एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्सनैलिटी क्या होती है कि किसी भी पर्सन की जो हैबिट्स होती है ना, जब उसको हम कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो वो एक पूरे पर्सन की जो बिहेवियर है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, कि वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर रहा होता है, कैसी उसकी एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी। ठीक है, उसके बाद एक और साइकोलॉजिस्ट है, उसने इसको कैसे डिफाइन किया था, पर्सनैलिटी एज द इंडिविजुअल्स टिपिकल और कंसिस्टेंट एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। इसमें भी वही ऑलमोस्ट बात की हुई है कि एक पर्सन जो है वो किस हद तक अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट हो रहा है, उसकी कैसी एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है 2। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, जो कि पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। इसके बेसिक जो है वो 7 से 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं पर्सनैलिटी के। पहला क्या है, फिजिक। उसके बाद ट्रेड्स, फिर हैबिट्स, हेरिडिटी। ठीक है, उसके बाद इमोशनैलिटी, इन्वायरमेंट और एटीट्यूड्स, ये इसके कंपोनेंट्स हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक। ठीक है, कि जो फिजिक है वो कैसे रिलेट करती है पर्सनैलिटी के साथ। अब कुछ साइंटिस्ट या कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने स्टडी की थी इसके ऊपर कि जो फिजिक है ना, फिजिक की बेस पे पर्सनैलिटी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ पर्सन की फिजिक कैसी होती है, मस्कुलर होते हैं, ठीक है, बल्की होते हैं, कुछ स्मार्ट होते हैं, स्लिम होते हैं। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट था शेल्डन। शेल्डन जो है उसने फिजिक की बेसिस पे
पर्सनैलिटी की तीन टाइप्स को डिस्क्राइब किया था। पहली टाइप कौन सी बताई थी उसने? एंडोमॉर्फिक, ठीक है। उसके बाद मीजोमॉर्फिक और लास्ट पे क्या है? एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं अब। जो एंडोमॉर्फिक इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो फैटी होते हैं, बल्की होते हैं और जोली इन नेचर होते हैं, ठीक है। जोली इन नेचर एंड कंफर्ट सीकर, मतलब बड़े रिलैक्स मूड में होते हैं, जोली फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये होती है हमारे पास एक फर्स्ट टाइप जो कि इसने दी थी फिजिक की बेस पे, पर्सनैलिटी की टाइप। उसके बाद सेकंड टाइप क्या है? मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक जो होते हैं इंडिविजुअल्स, वो मस्कुलर होते हैं, ठीक है। टफ बॉडी होती है उनकी, और ये अग्रेसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है पर्सनैलिटी की, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक, एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। जो एक्टोमॉर्फिक इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्लिम स्मार्ट होते हैं, शॉर्ट बॉडी उनकी होती है, लेकिन अब वो होते वाइज हैं, ठीक है, वाइज होते हैं पर सेंसिटिव पीपल होते हैं। तो ये तीन टाइप्स आपने याद कर लेनी है, इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये इसका पहला कंपोनेंट है। उसके बाद जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट है पर्सनैलिटी का, वो है ट्रेड्स, ठीक है। अब जो ट्रेड्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करी होती हैं। उनकी पर्सनैलिटी की जो है ना, उस पर डिपेंड करती हैं कि किस टाइप की उसकी पर्सनैलिटी है, तो उसी हिसाब से उसकी ट्रेड्स होंगे, ठीक है। जैसे अब कुछ पर्सन जो है उन वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, एंगर में चले जाते हैं। और कुछ जो लोग हैं वो जोली नेचर के होते हैं, उनका ह्यूमरस मूड होता है, ठीक है। तो ये उनकी पर्सनैलिटी को शो कर रहे होते हैं, वो उनके ट्रेड्स किस तरह के हैं, ठीक है। तो जो पर्सनैलिटी है बेसिकली वो क्या है? कॉम्बिनेशन या कंस्ट्रक्ट ऑफ ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। ये इसका सेकंड कंपोनेंट है। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है इसका, वो है हैबिट्स, ठीक है। अब हैबिट्स और ट्रेड्स में क्या डिफरेंस है? जो हैबिट्स है ना, वो बेसिकली हमारे बिहेवियर्स होते हैं, रिपीटेड बिहेवियर्स जो कि हम लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम कोई भी एक्शन लेते हैं उसको हम रिपीट करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एनी बिहेवियरल रिएक्शन दैट रिजल्ट इनटू सम रिवॉर्ड और बेनिफिट एंड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स हैबिट, ठीक है। कोई भी ऐसा बिहेवियरल एक्शन या रिएक्शन जो कि हम बार बार डेली बेसिस पे उसको रिपीट कर रहे होते हैं, तो वो हमारी हैबिट में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो जो हैबिट्स हैं वो क्या बनाती हैं? एक पर्सन की पर्सनैलिटी बनाते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं हैबिट्स किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी की, ठीक है। ये इसका थर्ड कंपोनेंट है। उसके बाद हम देखें तो इसका फोर्थ कंपोनेंट क्या है पर्सनैलिटी का? हेरिडिटी, ठीक है। अब जो हेरिडिटी है या जो जनरेशनल ट्रेट्स होते हैं, वो भी बड़े जो है ना वो अफेक्ट करते हैं किसी भी पर्सनैलिटी के, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली वो जो है ना पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसमिट होते हैं ट्रेट्स, कुछ जो हेरिडिटी में होते हैं, तो उसी की बेसिस पे जो आगे पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो वेरी कर रही होती है, ठीक है। उसकी ट्रेड्स की बेस पे, उसकी हेरिडिटी की बेस पे इसमें वेरी करती है उसकी पर्सनैलिटी, ठीक है। उसके बाद है इमोशनैलिटी। इसमें भी वही बताया हुआ है कि जो इमोशनल उसका होता है फिनोमिना या फीलिंग्स होती हैं, वो भी वेरी करती हैं पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। कुछ पर्सन जो है वो बड़े इमोशनली स्टेबल होते हैं, वो बड़े कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को, उनका बड़ा कंट्रोल होता है अपने ऊपर, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो बड़े जो है ना वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जल्दी, वो अनस्टेबल पर्सन होते हैं, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं पर्सनैलिटी की, ठीक है। उसके बाद क्या है? इन्वायरमेंट। अब आपको पता है जो इन्वायरमेंट है वो कितना उसके ऊपर अफेक्ट करता है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। अब इसके ऊपर ना डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की थी कि जैसे अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक साइकोलॉजिस्ट था वाटसन, ठीक है। वाटसन ने ये रिसर्च की थी कि अगर एक पर्सन जो है उसको हम कोई भी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, हम उसको जैसा अडोप्ट करना चाह रहे हैं, उसको कैसा जैसा बनाना चाह रहे हैं पर्सन को, तो हम उस तरह के इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करके उस पर्सन में अंदर इसके अंदर ऐसी खसूसियात जो है वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट है उसका बड़ा अहम रोल होता है किसी भी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को ग्रो करने में, ठीक है। तो ये भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं। उसके बाद क्या है? एटीट्यूड्स, ठीक है। अब एटीट्यूड्स क्या है कि किस तरह से एक पर्सन जो है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करता है, उसको हम कहते हैं एटीट्यूड, ठीक है। कैसे वो बिहेव कर रहा होता है। तो ये भी डिफरेंट जो है ना पर्सनैलिटी के पर्सन्स में वेरी करते हैं, उसके एटीट्यूड्स कैसे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे? इसके 7 कंपोनेंट्स है, ये आपने याद करने हैं एज इट इज। उसके बाद जिसका हमारा बेसिक टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। अब इसमें जो है वो 3 मेजर थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कौन सी है? साइको एनालिसिस थ्योरी, ठीक है। ये थोड़ी सी लेंथी है, ये है भी इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो हमारी सेकंड थ्योरी है इसकी, वो है आल्पर्ट्स की थ्योरी, ठीक है। आल्पर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, इसके भी आगे डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे। और लास्ट पे इसकी थ्योरी है कैटल्स फैक्टोरियल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो इसकी बेसिक 3 थ्योरीज हैं जो कि हम आज के लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे।
तो हम स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पहली थ्योरी है, साइको एनालिसिस। अब साइको एनालिसिस की जो थ्योरी है वो किसने दी थी? साइंटिस्ट का नाम आपने याद करना है, सिगमंड फ्रूड ने इस थ्योरी को फार्मुलेट किया था। ठीक है। अब जो सिगमंड फ्रूड था, वो पहले तो एक न्यूरोसर्जन था। ठीक है। वो बेसिकली एक न्यूरोसर्जन था, लेकिन उसने बाद में मेंटली सिक पेशेंट्स के ऊपर भी काम किया था। ठीक है। तो उसके बाद फिर इसने काम करते हुए इन पेशेंट्स के ऊपर एक थ्योरी डेवलप की थी, साइको एनालिसिस की। ठीक है। अब इसकी जो थ्योरी है ना, वो थ्री कंपोनेंट्स के ऊपर बेस करती है। ये हम देखते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है। इसने बताया था जो पर्सनैलिटी है उसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद इसने बताया था डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, कि जो पर्सनैलिटी है वो कैसे चेंज होती है, उसमें क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं। ठीक है। उसके बाद इसके जो थर्ड कंपोनेंट था, इसने डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में भी एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था या डिस्कस किया था। तो ये इसके थ्री मेजर कंपोनेंट्स हैं साइको एनालिसिस की थ्योरी के, जो कि सिगमंड फ्रूड ने दी थी। अब इसको हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इसने क्या दिया था कंपोनेंट, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी का। इसने कहा था कि जो पर्सनैलिटी है ना, वो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है। किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर में तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है इड, उसके बाद ईगो, और लास्ट पे है सुपर ईगो। ठीक है। अब आपने इसमें से डिफरेंस याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी दफा आया हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के आगे फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इड पार्ट जो होता है ना, इड पार्ट, इसको हम कहते हैं इंस्टिंक्टिव एंड इम्पल्सिव पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है। ये आगे हम पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किसके ऊपर बेस करता है, प्लेयर प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस करता है। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी पर्सन की माइंड में कोई भी ऐसी चीज आ गई, कोई भी ऐसा स्टिमुलस आ गया, तो वो उसको ये नहीं देखेगा कि ये सही है या नहीं है, इसके क्या एक्शंस होंगे फर्दर फ्यूचर में। ठीक है। क्या इसके इफेक्ट होते हैं। तो वो उसको देखे बगैर बस वो प्लेयर लेने के लिए जो है ना, अपनी उस स्टिमुलस को या अपनी उस इम्पल्स को जो है वो अचीव करेगा। ठीक है। तो ये इसका बेसिक फोकस होता है, प्लेयर प्रिंसिपल, प्लेयर को अचीव करना। ठीक है। इसकी कोई रेशनल नहीं देखता, कोई इसका वो नहीं देखता कि इसका क्या राइट है या रॉन्ग है, इसका एक्शन आगे लेंगे तो इस तरह जो है वो एक ये इम्पल्सिव पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, वो कहता है कि इसको मैंने करना ही करना है। ठीक है। कोई भी काम जो अगर वो सोचता है तो वो उसको प्लेयर अचीव करने के लिए उस काम को करेगा, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो उस काम को करेगा। ठीक है। अपने बिहेवियर में लेके आएगा। उसके बाद क्या है सेकंड पार्ट पर्सनैलिटी का? ईगो। ठीक है। अब जो ईगो है ना, वो कॉन्शियस पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। मतलब उसको पता होता है कि जो वो कर रहा होता है, जो वो एक्शन ले रहा होता है, उसके क्या क्या आगे इफेक्ट आ सकते हैं, क्या आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है। ये रेशनल होता है हमारे पास। जो मैंने आपको बताया ईड है ना, वो इरेशनल है। ठीक है। इसकी कोई उसको पता नहीं होती क्या इफेक्ट आते हैं, क्या आगे आउटकम्स आ सकते हैं। लेकिन जो ईगो है ना, उसमें वो सोचता है, थिंक करता है। ठीक है। और ये बेस किसके ऊपर करता है? ये वाला पार्ट रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। वो रियलाइज करेगा जो भी उसके माइंड में आ रही है चीज, जिसको वो करना चाह रहा है, तो वो उसको पहले देखेगा, रियलिटी की फॉर्म में उसको सर्च करेगा, सोचेगा, समझेगा, फिर वो उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है इसका पर्सनैलिटी का, वो क्या है? सुपर ईगो। ठीक है। सुपर ईगो जो है ना, वो बेस करता है एथिकल एंड मोरल वैल्यूज के ऊपर। वो इस बात को माइंड में रखता है कि जो वो करने जा रहा है वो एथिकली करेक्ट है कि नहीं है, एथिकली राइट है या रॉन्ग है। अगर वो उसको लगेगा कि ये मोरली और एथिकली राइट है, तब वो उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है। उस एक्शन को, ये जो भी उसके माइंड में चीज आ रही है। तो ये वैल्यू बेस्ड पार्ट होता है पर्सनैलिटी का। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे? इसके थ्री बेसिक पार्ट्स थे पर्सनैलिटी के, इड, ईगो और सुपर ईगो। इसमें से एमसीक्यूज क्या आ जाते हैं कि जो इड है उसका मेन फोकस क्या होता है? प्लेयर प्रिंसिपल। ठीक है। उसके बाद जो ईगो है वो किसके ऊपर बेस करती है? रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। ठीक है। और जो सुपर सुपर ईगो है वो मोरल और एथिकल वैल्यूज के ऊपर बेस करता है। ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स आपने याद करने हैं। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट इसने बताया था साइको एनालिसिस की थ्योरी में, सिगमंड फ्रूड ने, डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है। अब इसने क्या बताया था इसमें कि जो हमारा माइंड है ना, जो हमारा माइंड है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है। पहला होता है कॉन्शियसनेस पार्ट, उसके बाद सब कॉन्शियसनेस, और लास्ट पे है अनकॉन्शियसनेस। ठीक है। ये हमारे थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं किसी भी पर्सन के माइंड के। अब इन तीनों को हमने डिफाइन करना है। जो कॉन्शियसनेस है वो आपको पता है कि अवेयरनेस को हम कहते हैं, किसी भी सिचुएशन के बारे में एक पर्सन कितना अवेयर है, उसको हम कहेंगे कॉन्शियसनेस। ठीक है। कि वो इतना कॉन्शियस है। उसके बाद क्या है? सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस जो है ना, वो हमारे पास स्टोर हाउस और मेमोरी। ठीक है। एक स्टोर हाउस होता है जिसमें डिफरेंट हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हुई होती है। जैसे हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तो वो फौरन जो है वो कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। ठीक है। ये होता है सब कॉन्शियस। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है,
as soon as a person will be asked about his breakfast it will come into कॉन्शियसनेस। ठीक है, जैसे ही उससे कुछ उसको कुछ स्टिमुलस मिला, उससे किसी ने पूछा कि आपने नाश्ते में क्या खाया था, तो वो एकदम से उसके जो है ना कॉन्शियस माइंड में आएगा, उसको आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे मेमोरी में स्टोर होता है इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो थर्ड इसका पार्ट है माइंड का, अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस जो है ना वो बिगेस्ट पार्ट होता है हमारे माइंड का, और ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो कि हमारी किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो भी एक पर्सन के फेयर्स होते हैं, जो डिजायर्स, जो विशेस, या जो भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस है ना, वो इस पार्ट के अंदर जो है वो होते हैं, कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड में किसी भी पर्सन के फेयर्स होते हैं, डिजायर्स होती हैं, इम्पल्सिस, पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, इसको हम डार्क रूम भी कहते हैं। इट इज लाइक अ डार्क रूम वेयर नथिंग इज विजिबल। मतलब ये जो है ना वो नजर नहीं आ रहा होता, किसी भी पर्सनैलिटी जो है ना अगर हमने जज करना हो तो वो हम उसको ऐसे उसकी अपीयरेंस से नहीं देख सकते कि इसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डार्क रूम की तरह है, जिसमें कुछ भी विजिबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अब ये इसने बताए थे थ्री पार्ट्स ऑफ माइंड। ठीक है, कौन कौन से हैं, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, उसके बाद इसने एक और कंसेप्ट दिया था इंस्टिंक्ट्स का। ठीक है, इसने कहा था कि दो दो टाइप्स की होती हैं इंस्टिंक्ट्स, एक होती है इरोज और एक होती है थेंटोज। ठीक है, जो इरोज है उसमें पर्सन जो है वो अपनी लाइफ के बारे में सोचता है। ठीक है, थिंक करता है, उसके बाद वो जैसे अपनी लाइफ के बारे में सोचता है तो वो उसको जो है ना मोटिवेट करता है कि अपनी लाइफ को कैसे उसने गुजारना है, लाइक जो भी उसकी डेली नीड्स हैं उसको उसने कैसे पूरा करना है। ठीक है, तो इसमें उसकी जो है ना मेन फोकस होता है उसकी लाइफ के ऊपर। ठीक है, उसने कैसे अपनी डेली नीड्स को पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद जो थेंटोज है ना, इसमें होता है डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है, उसको डेथ की जो है वो थिंकिंग आती रहती है। कोई उसकी जो है ना लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई है जो कि उसको सैड कर रही है, तो वो डेथ का सोचेगा। ठीक है, तो ये ऐसे इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ऐसी थिंकिंग होती है जो कि पर्सन को मोटिवेट करती है कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर ले। ठीक है, उसको ऐसी सुसाइडल अटेम्प्ट्स की थॉट्स आती रहती हैं। तो ये दो तरह की उसने दी थी फ्रूड ने। इंस्टिंक्ट्स का मतलब है थिंकिंग, कि दो तरह की थिंकिंग एक पर्सन जो है वो कर सकता है, इरोज या थेंटोस। इरोस में वो अपनी लाइफ के बारे में सोचता है। ठीक है, और थेंटोस में वो डेथ के बारे में सोचता है। ठीक है, उसके बाद अब इसने क्या बताया था फ्लूड ने अपनी थ्योरी के अंदर, डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं एक पर्सन की। ठीक है, इसने बताई थी 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसको इसने कहा था साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं कौन कौन सी 5 स्टेजेस हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने मार्क करना है। 5 स्टेजेस कौन कौन सी दी थी फ्लूड ने अपनी थ्योरी के अंदर, साइको एनालिसिस थ्योरी के अंदर। तो ये 5 स्टेजेस हमारे पास हैं, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी और जेनिटल। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनकी जो एज है ना, वो एज आपने याद करनी है कि जो ओरल स्टेज है वो कब से कब तक रहती है। बर्थ से 1 ईयर तक जो है वो ओरल स्टेज रहती है। अपनी बुक के ऊपर लिखना है आपने। ठीक है, ये यहाँ पे दिया नहीं हुआ, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना। उसके बाद है एनल स्टेज, ये होती है 1 से लेकर 3 इयर्स तक। उसके बाद फेलिक स्टेज 3 to 6 इयर्स तक होती है। लेटेंसी स्टेज जो है वो 6 to 10 11 तक होती है। उसके बाद जेनिटल स्टेज जो है वो 11 to 13 होती है। ठीक है, ये पहले आपने इसकी एज लिख लेनी है। उसके बाद आपने ये बताना है कि हर स्टेज पे क्या क्या डेवलपमेंट होती है, क्या क्या चेंजेस आती हैं एक पर्सन के अंदर। तो जो ओरल स्टेज है, ओरल से आपने याद करना है माउथ। ठीक है, इसमें जो एक पर्सन की या एक चाइल्ड की जो है वो प्लेयर जोन जो है वो माउथ होता है। ठीक है, in this stage, the mouth is the player zone. Child feels pleasure in sucking and biting. ठीक है, ये उसका प्लेयर जोन माउथ होता है, और वो बाइटिंग या सकिंग में जो है वो प्लेयर फील करता है। उसके बाद वो इस स्टेज में दो इंपॉर्टेंट स्किल्स को लर्न करता है, सकिंग एंड बाइटिंग। ठीक है, ये आपने याद कर लेना। उसके बाद एनल स्टेज। ठीक है, एनल स्टेज में जो चाइल्ड है या जो पर्सन है उसके जो प्लेयर जोन है वो एनस होता है। ठीक है, और इसमें वो कौन कौन सी स्किल्स को डेवलप करता है, चाइल्ड हैज टू लर्न टॉयलेट ट्रेनिंग एंड लैंग्वेज लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसकी बेसिक स्किल्स जो है वो इसने लर्न करनी होती है इस स्टेज में। उसके बाद क्या है, फेलिक स्टेज। अब जो फेलिक स्टेज है इसमें जो प्लेयर जोन है वो शिफ्ट हो जाता है सेक्स ऑर्गन्स की तरफ। ठीक है, इसमें उसको सेक्सुअल सेक्सुअल इम्पल्सिस के बारे में लर्निंग दी जाती है। अब इस स्टेज में जो है ना दो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो जनरेट होते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं, पहला कॉम्प्लेक्स है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो बॉयज में जनरेट होता है, और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो गर्ल्स में जनरेट होता है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ते हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं। जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है ना बॉयज के अंदर जो होता है, इसको हम कहते हैं कि जो सेक्सुअल अट्रैक्शन ऑफ बॉयज टुवर्ड मदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स।
इसके ऑपोजिट जो है वो है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसमें हम क्या डील करते हैं, सेक्सुअल इंट्रैक्शन ऑफ गर्ल्स टुवर्ड फादर। ठीक है, तो ये इस स्टेज में जो है ये पूरा कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है बॉयज के अंदर भी और गर्ल्स के अंदर भी। ठीक है, इसमें बेसिकली जो है वो सेक्सुअल रोल्स के बारे में एजुकेशन दी जाती है चिल्ड्रन को। उसके बाद क्या है, लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में जो है वो प्लेयर जोन कौन सा होता है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब वो जो पर्सन है वो सोशली जो है वो थोड़ा सा सोशलाइज हो जाता है, सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है इसमें। ठीक है, उसकी जो क्यूरियोसिटी है चीज़ों के बारे में वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है लास्ट पे, जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज में क्या है, दोबारा से फिर जो है उसके सेक्स ऑर्गन्स जो है वो उसके प्लेयर जोन बन जाते हैं। ठीक है, उसको ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन जो है वो डेवलप हो जाती है पर्सन के अंदर, और इसमें जो है वो फैमिली की तरफ जो है वो अपना जो है ना वो लेके जाता है अपना माइंड। ठीक है, इसमें इंटीमेसी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास इसकी क्या थी, 5 स्टेजेस थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, जो कि फ्रूड ने दी थी अपनी थ्योरी के अंदर, साइको एनालिसिस थ्योरी के अंदर। ठीक है, अब इसमें से दो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, और दूसरा ये वाला साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ फ्रूड। ठीक है, ये हमने पढ़ ली एक थ्योरी इसकी पर्सनैलिटी की। ठीक है, साइको एनालिसिस थ्योरी, ये थोड़ी सी लेंथी थी। आगे हम देखें तो इसकी जो सेकंड थ्योरी है, अल्पर्ट्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ये मैंने आपको दिखाया, पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अल्पर्ट्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेड्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहले इसने जो है हमने ये करना है कि थ्योरी किसने दी थी, अल्पर्ट ने दी थी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है। अल्पर्ट ने क्या कहा था, जो पर्सनैलिटी है ना वो क्या है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, डायनामिक का मतलब क्या है कि ये चेंज होती रहती है, ये सेम नहीं रहती। ठीक है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ दोज साइको फिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस हिज करेक्टरिस्टिक बिहेवियर। ठीक है, इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन होता है पर्सन की माइंड का भी, साइको मीन माइंड, और फिजिकल मीन जो इसके बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जो फिजिकल उसके फंक्शंस हो रहे हैं ना, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी। ठीक है, आगे इसका बताया भी हुआ है कि इसमें जो दोनों वर्ड्स यूज हुए ना, डायनामिक और साइको फिजिकल, इसका क्या मतलब है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, पर्सनैलिटी इज नॉट स्टिल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे इंडिविजुअल ग्रो करता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती रहती है, उसकी हैबिट्स, उसके एटीट्यूड, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वो सारे चेंज होते रहते हैं। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है डेफिनेशन के अंदर, साइको फिजिकल सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब साइको फिजिकल सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, साइको और फिजिकल। साइको का मतलब क्या है, यहाँ पे मेंटल के माइंड के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, पर्सनैलिटी इज डिटरमाइंड बाय मेंटल, ठीक है, साइको मतलब एज वेल एज फिजिकल सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है पर्सनैलिटी। जो मेंटल है उसमें क्या आ जाता है, उसमें पर्सन की मेमोरी, उसकी थिंकिंग, उसकी परसेप्शन, उसका इंटेलिजेंस लेवल। ठीक है, तो ये सारी जो है मिलकर पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रही होती हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या आता है, फिजिकल। फिजिकल में क्या है, उसके जो बॉडी के फंक्शंस हैं, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं या सिस्टम्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, तो ये सारे जो हैं वो मिलके पर्सनैलिटी बनाते हैं एक पर्सन की। ठीक है, इसमें जो भी सिस्टम्स आते हैं ना बॉडी के, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इम्यूनिटी वगैरह है, ये सारे जो है वो इसके पूरा कॉम्बिनेशन होता है पर्सनैलिटी, माइंड का भी और फिजिकल सिस्टम का भी। ठीक है, ये इसकी होगी डेफिनेशन। उसके बाद हमने देखना है कि जो पर्सनैलिटी है ना, अल्बर्ट ने कहा था जो पर्सनैलिटी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स होती है। ठीक है, ये ट्रेड से मिलकर जो है एक पर्सन की पर्सनैलिटी बनती है। जैसे अब एक पर्सन जो है वो अपने काम करता है, ऑनेस्टी के साथ काम करता है। ठीक है, हर जगह पे वो ऑनेस्टी शो करता है, तो ऑनेस्टी क्या है, उसका एक ट्रेट है, उसका पर्सनैलिटी ट्रेट है। ठीक है, उसके बाद अगर वो काइंड रहता है, दूसरों से काइंडनेस शो करता है, तो ये क्या है, काइंडनेस उसका ट्रेट है, पर्सनैलिटी ट्रेट है। ठीक है, तो ये जो ट्रेट्स होती हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है पर्सनैलिटी। ठीक है, अब जो आल्बर्ट है ना, इसने दो टाइप्स के ट्रेट्स बताए थे अपनी थ्योरी के अंदर, इंडिविजुअल ट्रेट्स और कॉमन ट्रेट्स। ठीक है, इनको हम देखते हैं। इंडिविजुअल ट्रेड्स, इसके नाम से शो हो रहा होगा कि इंडिविजुअल मतलब ये पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं हर पर्सन के ये वाले ट्रेड्स। ठीक है, डिफरेंशिएट हिम फ्रॉम अदर्स, मतलब कि एक पर्सन में वो और होंगे, दूसरे पर्सन में वो और होंगे, तो ये जो ट्रेड्स होते हैं वो हर पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसने क्या बताया था कि दीज ट्रेड्स कैन नॉट बी मेजर्ड, इन ट्रेड्स को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और ये ट्रेड्स जो है वो किसी भी पर्सनल जो इंडिविजुअल है उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं जो इंडिविजुअल ट्रेड्स हैं, वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल ट्रेड्स या कार्डिनल डिस्पोजिशन, उसके बाद सेंट्रल ट्रेड्स या सेंट्रल डिस्पोजिशंस। ठीक है, और लास्ट पे क्या है, सेकेंडरी ट्रेड्स या फिर सेकेंडरी डिस्पोजिशन। ठीक है,
इनको हम देखें, सबसे पहले क्या है, कार्डिनल ट्रेट्स। ये बहुत ही यूनिक होते हैं। ये यूनिक ट्रेट होता है किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर, और ये बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। किसी एक पर्सन में जो है, मतलब जैसे अब 20 लोगों में से ये एक एक पर्सन के अंदर ये ट्रेट होगा, ठीक है। ये बहुत ही यूनिक ट्रेट होता है, इसको हम कहते हैं कार्डिनल ट्रेट। उसके बाद क्या है, सेंट्रल डिस्पोजिशन या सेंट्रल ट्रेट। ये ट्रेट जो है ना, वो हर पर्सन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल। अब जो है ना, ये वेरी कर सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, 7, 8, 9, 10, 5 से लेकर 10 तक जो है ये ट्रेड्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रेड्स भी किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में इनका मेजर रोल होता है। जैसे कि अब इसकी एग्जांपल दी हुई है ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी जो है वो आपको पता है ये क्या है, एक ट्रेट है पर्सन का, ठीक है। तो ये जो है वो हर इंडिविजुअल में ऑलमोस्ट होती है। उसके बाद सेकेंडरी डिस्पोजिशन। सेकेंडरी डिस्पोजिशन जो है वो वेरी कॉमन ट्रेट्स विच आर नॉट मच रेलिवेंट इन डिस्क्राइबिंग द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। दे आर वेरिएबल इन नेचर एंड डू नॉट हैव लॉन्ग टाइम डिटर्मिनेशन ऑफ द पर्सनैलिटी पैटर्न ऑफ अ पर्सन। अच्छा, अब आपने इसमें एक बात नोट की होगी कि जो हमारे पास सेकेंडरी ट्रेट्स है ना, इन ट्रेड्स की बेसिस पे हम किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन होते हैं, ये वेरी करते रहते हैं, वेरिएबल इन नेचर होते हैं। कभी उसमें थे ट्रेड्स, कभी नहीं थे, तो हम उन ट्रेड्स की बेसिस पे कैसे किसी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं जो कि एक टाइम पे थे, एक टाइम पे नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन ट्रेड्स होते हैं। ये इसकी टाइप्स थी इंडिविजुअल ट्रेड्स की। उसके बाद कॉमन ट्रेड्स। कॉमन ट्रेड्स जो है ये आपको पता है, इसमें ये हर हर पर्सन में कॉमन होते हैं, हर पर्सन में कुछ हद तक, कुछ डिग्रीज तक जो है वो प्रेजेंट होते हैं। उनको हम कहते हैं कॉमन ट्रेड्स। जैसे कि सोशलाइजेशन, ठीक है, डोमिनेंस। एक पर्सन की पर्सनैलिटी में है कि वो ज्यादा सोशलाइज हो जाता है, ठीक है, जल्दी सोशलाइज हो जाता है। उसके बाद डोमिनेंस, मतलब एक पर्सन की डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो हर पर्सन में प्रेजेंट होती है, ये वाला ट्रेड, कॉमन ट्रेड्स जो होते हैं। ये इसने बताए थे आल्पर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसकी दो टाइप्स थी ट्रेड्स की, इंडिविजुअल ट्रेड्स और कॉमन ट्रेड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है, प्रोप्रियम क्या होता है, ठीक है। प्रोप्रियम जो है वो एक पर्सन का एक सेल्फ इमेज होता है कि वो अपने बारे में क्या सोचता है, अपने बारे में क्या थिंक करता है, ठीक है। तो सिंपल वे में डिफाइन करें प्रोप्रियम को, इट कैन बी सेड दैट एवरी इंडिविजुअल हैज सम सेल्फ इमेज अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है। कि वो कैसे सोचता है अपने बारे में, क्या उसके यूनिक ट्रेड्स हैं, ठीक है, क्या कलेक्शन ऑफ ट्रेड्स हैं उसके अंदर जो कि उसको दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट करते हैं, उसकी क्या यूनिकनेस है, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं प्रोपियम, ये जस्ट आपने रीड कर लेना है। तो ये हमारे पास थ्योरी थी इसकी सेकंड, पर्सनैलिटी की, अल्पर्स थ्योरी। आगे हम देखें तो इसकी लास्ट थ्योरी जो है पर्सनैलिटी की, वो है कैटल्स फैक्टोरियल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। कैटल्स फैक्टोरियल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है इसकी अकॉर्डिंग भी, जो अच्छा अभी ये थ्योरी जो है वो किसने दी थी, कैटल ने दी थी, ठीक है। ये इसके साइकोलॉजिस्ट के नाम से इसकी थ्योरी का नाम है। तो कैटल ने क्या कहा था, जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं। इसने भी दो टाइप्स दी थी ट्रेट्स की। एक होते हैं सरफेस ट्रेट्स और एक होते हैं सोर्स ट्रेट्स, ठीक है। जो सरफेस ट्रेट्स हैं, ये आपको नाम से श्योर होगा, सरफेस। सरफेस का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जर्व कर सके हम, ठीक है। जैसे अब एक पर्सन जो है उसकी हैबिट्स क्या है, कि वो कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे कौन से बिहेवियर्स हैं जो कि हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी पर्सन जो है वो उसको जो है वो मैनिफेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये ऐसे बिहेवियर्स होते हैं। तो इन इन ट्रेड्स को हम कहते हैं सरफेस ट्रेड्स, ठीक है, जो कि ऑब्जर्वेबल होते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप इसने बताई थी ट्रेड्स की, वो है सोर्स ट्रेड्स, ठीक है। सोर्स ट्रेड्स कौन से होते हैं, जो कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डेट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड आउटवर्डली, ठीक है। ये इनमें मेजर डिफरेंस होता है। उसके बाद इसने ये बताया था कि जो सोर्स ट्रेड्स है ना, उसके आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। ये जस्ट आपने यहाँ से रीड करना है, इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या इसने और कुछ टाइप्स बताई थी ट्रेड्स की। कैटल आल्सो क्लासिफाइड दीज ट्रेड्स एज फॉलोज, ठीक है। ये जस्ट आपने यहाँ से रीडिंग करनी है कि जो कैटल है इसने फर्दर कौन से ट्रेड्स बताए थे। दो तो इसके मेजर थे ना, सरफेस ट्रेड्स और सोर्स ट्रेड्स, ठीक है। उसके अलावा इसने 4 ट्रेड्स और बताए थे जो किसी भी पर्सनैलिटी के अंदर हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स, ठीक है, ऐसे ट्रेड्स जो कि किसी भी हेरिडिटी के थ्रू हम डिटरमिन करें, ठीक है, कि उस पर्सन के अंदर क्या उसकी हेरिडिटी है, क्या जीन्स हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्वायरमेंटल ट्रेड्स, ठीक है, जो कि उसके इन्वायरमेंट की बेस पे हम डिटरमिन कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या है, डायनामिक ट्रेड्स। डायनामिक का मतलब क्या है, चेंज होना। ऐसे ट्रेड्स जो कि चेंज होते हैं विद टाइम, टू टाइम जो है वो चेंज होते रहते हैं। उसके बाद क्या है, कैपेसिटी ट्रेड्स, ठीक है।
रेफर टू दोज ट्रेट्स दैट आर पोटेंशियलिटीज ऑफ अ पर्सन लाइक मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल डिफेक्ट। ठीक है, ऐसे ट्रेट्स जो कि किसी पर्सन की जो पोटेंशियलिटी है, जो उसकी एबिलिटी है, उसको शो कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं कैपेसिटी या एबिलिटी ट्रेट्स। ठीक है, तो ये इसने कुछ बताए थे टाइप्स ऑफ ट्रेड्स कैटल ने अपनी थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास थी इसकी बेसिक थ्री थ्योरीज जो कि हमने डिटेल में पढ़ ली। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी साइको एनालिसिस थ्योरी, उसमें आगे दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे ज़्यादा, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में इड, ईगो और सुपर ईगो, और दूसरा क्या था, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस। ठीक है, ये आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद ये आपने सारा रीड करना है अच्छे से। थ्योरीज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने देखा, इसके क्वेश्चन जो है वो इसमें कंटेंट में भी था, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। तो ये तीन थ्योरीज इसमें बेसिक आती हैं। ये यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हाफ चैप्टर हमने कर लिया। बाकी हमारा रह जाएगा डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं जो कि हम यूज करते हैं किसी भी पर्सनैलिटी को असेस करने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, इसको आपने अच्छे से सुनना है, पूरा रीड करना है बुक से ही। जो भी आपको समझ ना आए या कोई आपका क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।